वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम देखने वाले हैं हमारे पेपर 2 की थर्ड यूनिट को, जिसका नाम है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद ASD, दैट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमने इसके बारे में हमारी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जिन बच्चों को ASD होता है उनकी क्या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या उनके लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, क्या उनकी लर्निंग नीड्स होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक 3.1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या हिस्ट्री है और क्या ट्रेंड्स रहे हैं ASD के। तो व्हाट इज़ ASD? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन जो अफेक्ट करती है कैसे एक पर्सन का जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, वो चेंज करती हैं कि कैसे एक पर्सन दूसरों से बात करता है, सामने वालों से इंटरैक्ट करता है और जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है उसे एक्सपीरियंस करता है। बिकॉज ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत ही वाइड टर्म है। नो टू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर एग्जैक्टली अलाइक। इसका मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो बच्चे ऑटिस्टिक हैं दोनों ही तो वो दोनों बिल्कुल सेम बिहेवियर करेंगे, क्योंकि ऑटिस्टिक बिहेवियर की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरीके के बिहेवियर आ जाते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के भी। सो ये क्या है? हम कह सकते हैं सम कैन लिव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली वाइल अदर्स नीड मेजर डेली हेल्प। तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएट करते हैं बिहेवियर के अंदर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से रह सकते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने के लिए भी दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कुछ की टर्म्स जो कि इसमें एक्सप्लेन है। एटियोलॉजी, ये क्या होता है? इसका मतलब है व्हाट कॉजेज इट, किसी चीज़ का क्या कारण है। देयर इज़ नो सिंगल कॉज। जो ऑटिज़म होता है उसका एक सिंगल कॉज कभी नहीं होता। साइंटिस्ट नो कि जो ऑटिज़म है ये नंबर ऑफ मिक्स्ड कॉजेज़ से होता है, जिसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड से पास हुए हैं, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि मदर की कैसी केयर रखी गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रीनेटल एज। ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ऑटिज़म के कॉजेज़ के अंदर। इट इज़ नॉट कॉज बाय बैड पेरेंटिंग और वैक्सीन्स, इसकी मदद से नहीं होता। नेक्स्ट आता है प्रेवलेंस या इंसिडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रेवलेंस मीन्स हाउ कॉमन इट इज़। प्रेवलेंस का मतलब क्या है? ऑटिज़म कितना कॉमन है होना। टुडे रफली 1 in 100 चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर डायग्नोज विद ऑटिज़म। इसका मतलब है कि आज जो प्रेवलेंस है इसका वो क्या है कि हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता ही है। इंसिडेंस मीन्स द नंबर ऑफ न्यू केसेस डिस्कवर। प्रेवलेंस हमने देख लिया, इंसिडेंस का मतलब क्या है? कितने न्यू केसेस डिस्कवर किए गए हैं ऑटिज़म के। So this number is going up because doctors have much better tools to check and catch it early. अब ये नंबर इंक्रीज होता हुआ भी क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हम इन बच्चों को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1940s by डॉक्टर्स लियो कैनर एंड हैंस एस्पेजर। In the old days, people wrongly blamed mothers for being cold or unloving, called the refrigerator mother myth. Today we know it is 100% a biological brain condition. पहले के टाइम पे क्या पर्सपेक्टिव था ऑटिज़म को लेके कि अगर बच्चा आपका ऑटिस्टिक निकलता है तो इसमें मदर का फॉल्ट है, मदर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा निर्दयी रही होगी, उसके लिए बहुत अनलविंग सी रही होगी। बट अब आज के टाइम में ये फैक्ट है कि जो ऑटिज़म है ये 100% एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, ब्रेन की कंडीशन है जो कि जेनेटिक्स से भी आ सकती है। बट इट इज़ नॉट कि मदर का बिहेवियर ऐसा था इसीलिए बच्चा ऐसा हो गया आपका। ठीक है, तो ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है। रिसेंट एजुकेशन ट्रेंड्स क्या देखने को मिले हैं? इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ऑटिज्म इनटू सेपरेट डायग्नोसिस लाइक एस्पर्जर्स सिंड्रोम और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, द मेडिकल कम्युनिटी नाउ ग्रुप्स एवरीथिंग अंडर वन लार्ज टर्म, autism spectrum disorder. Children are now given a special support level from 1 to 3 depending on how much daily assistance they require. आजकल का रीसेंट एजुकेशनल ट्रेंड क्या चल गया है? पहले क्योंकि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर बच्चे अलग अलग प्रकार के बिहेवियर दिखाएंगे जो कि एक्सट्रीम भी हो सकते हैं और बहुत माइल्ड भी हो सकते हैं। तो पहले का टाइम क्या था कि उसके अंदर पहले ट्रेंड ये था कि अलग अलग
जो बिहेवियर थे उनके अलग अलग सिंड्रोम नाम ऐसे डिसऑर्डर्स दे दिए थे, बट इन सबको कैटेगराइज कर दिया लेटर एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर जिसका नाम था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसमें बच्चों को 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि उनको कितनी नीड की रिक्वायरमेंट है और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। अब देखते हैं ये विजुअल गाइड, मैंने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर हम तीनों लेवल्स को देखेंगे। सबसे पहले लेवल 1 होता है जहाँ पर बच्चे को चाहिए होता है माइल्ड सपोर्ट। ये हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चों की। माइल्ड सपोर्ट वाले बच्चे होते हैं इसके अंदर। लेवल 2 में आ जाते हैं मॉडरेट सपोर्ट, जिनको ठीक ठाक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं लेवल 3 में सीवियर सपोर्ट वाले बच्चे, जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं इनके सपोर्ट कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। माइल्ड सपोर्ट के अंदर द चाइल्ड कैन स्पीक वेल बट स्ट्रगल्स टू मेक फ्रेंड्स और स्विच बिटवीन टास्क नेचुरली। इसमें क्या है, बच्चा ठीक ठाक बोल लेता है बट उसे दूसरों के साथ फ्रेंडशिप्स बनाने में थोड़ी झिझक होती है, या वो कोई टास्क कर रहा है उसे दूसरा टास्क करने के लिए कह दिया जाए नेचुरली, तो क्या होता है कि उसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इशू आता है। नेक्स्ट आता है लेवल 2 जो कि होता है मॉडरेट सपोर्ट। इसके अंदर क्या है, बच्चे की क्लियर स्पीच बोलने में उसे प्रॉब्लम आती है। वो डिस्प्ले करता है ऑब्वियस डिस्ट्रेस व्हेन डेली रूटीन चेंजेस सडनली। अगर उसका डेली रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए, मान लो उसकी मदर उसकी केयर करती है बट आज मदर को कहीं जाना पड़ेगा, तो वो बच्चा बुरी तरीके से अपने बिहेवियर को बैलेंस नहीं कर पाता। उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनरियल सा हो जाता है क्योंकि उसके डेली रूटीन के अंदर थोड़ा चेंज आ गया। तो ये आते हैं लेवल 2 के बच्चे। फिर लेवल 3 के सिवियर सपोर्ट वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही कम स्पोकन वर्ड्स बोल पाते हैं और वो एग्जिबिट करते हैं एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी चेंजिंग फोकस और टास्क। उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है किसके अंदर, जब टास्क बदल दिया जाए या उनका फोकस एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, तो उनको इशू आते हैं और उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने 3 लेवल्स देख लिए ऑटिस्टिक बच्चों के। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है 3.2 अंडरस्टैंडिंग द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। जब हम देखेंगे कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है ये कितना वाइड है, इसके 4 पिलर्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे, जो कि हम ऑटिस्टिक बच्चों में देखते हैं। टू सपोर्ट एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट इन द क्लासरूम अ टीचर मस्ट लुक एट हाउ देयर ऑटिज्म शोज अप इन 4 कोर एरियाज। एक टीचर को समझना ज़रूरी है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो 4 रूप में अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, जिसमें टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होता है। सम चिल्ड्रन मे नॉट स्पीक एट ऑल और एक्सपीरियंस मेजर स्पीच डिले। ऐसा हो सकता है कि अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं बोले और कुछ बोले भी तो उनकी स्पीच के अंदर डिले हो। फिर आता है इकोलेलिया। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ व्हेन अ स्टूडेंट रिपीट्स वर्ड और लाइन्स फ्रॉम टेलीविजन शोज और बुक्स ओवर एंड ओवर विदाउट मीनिंग टू। अब इसके अंदर क्या है, इकोलालिया के अंदर क्या होता है, बच्चे कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस पकड़ लेते हैं टेलीविजन से सुन के या किसी बुक में उन्होंने पढ़ लिया और उसको रिपीटेटिवली बोलते ही रहते हैं तब तक सामने वाले के माइंड में वो स्ट्राइक ना करता रहे। फिर लिटरल थिंकिंग, they take words exactly as they are spoken. If a teacher says it's raining cats and dog, an autistic student might look out for the window expecting to see animals falling. Literal thinking करते हैं ये। इसका मतलब क्या है, अगर टीचर ने कोई मुहावरा बोल दिया कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, अब असली में थोड़ी ना कैट्स एंड डॉग्स रेन कर रहे होंगे, बट ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही हैवी बारिश हो रही है बाहर। तो अगर ऑटिस्टिक बच्चा होगा तो वो इसको एज इट इज़ ले लेगा कि कैट्स एंड डॉग्स ही बरस रहे होंगे बाहर। सो ये उनका एक बिहेवियर ट्रेट है। नेक्स्ट टीचर को ध्यान में रखना है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब बच्चा दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें टीचर क्या ऑब्जर्व करेगा, स्ट्रगलिंग टू रीड फेशियल एक्सप्रेशंस। बच्चा जो है वो आसानी से फेशियल एक्सप्रेशन समझ ही नहीं पाएगा, नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर सकता और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल से थोड़ी अलग होती है। फिर डिफ़िकल्टी विद जॉइंट अटेंशन। For example, if a teacher points to a chalkboard, the student might look at the teacher's finger instead of looking at the board. मान लो टीचर क्या है, टीचर क्या कर रहा है, बोर्ड की तरफ पॉइंट करके कुछ समझा रहा है, तो बच्चे का क्या होगा, इसमें बच्चा टीचर के जहाँ पर टीचर पॉइंट कर रहा है उसे ना देख के टीचर की फिंगर की तरफ देखने लग जाएगा। सो ये क्या है, बच्चा जॉइंट अटेंशन डिस्प्ले करने में डिफ़िकल्टी दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है थॉट्स एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कैसे माइंड वर्क करता है, दैट इज़ कॉग्निशन। थिंकिंग यहाँ पर कैसी होती है, हाईली रिजिड हो जाती है और रूल बेस्ड हो जाती है। दे लव प्रेडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या है,
कि बच्चे ना अपनी चीज़ों को लेके बहुत रिजिड हो जाते हैं, ये काम ऐसे होता है तो ये ऐसे ही होगा, अगर इसको दूसरे तरीके से करा तो बच्चे बिल्कुल भी कोप अप नहीं करते। ठीक है, वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ये दिक्कत आती है। फिर नेक्स्ट है हाइपर फोकस्ड इंटरेस्ट, मीनिंग दे माइट स्पेंड आवर्स लर्निंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट वन टॉपिक लाइक ट्रेन शेड्यूल्स, डायनासोर्स और सोलर पैनल्स। अब इनका जो इंटरेस्ट होता है वो हाइपर फोकस्ड हो सकता है, मतलब अगर इन्होंने कोई एक टॉपिक देख लिया ना तो ये उस टॉपिक की बिल्कुल तह तक जाके रुकेंगे। इन्होंने देख लिया कि कोई ट्रेन की टिकट पड़ी हुई है तो उसको उठा लेंगे, फिर उसके डिटेल में ही क्वेश्चंस पूछते रहेंगे जब तक उनके क्वेश्चन एंड ना हो जाए। एक बच्चा क्यूरियोसिटी से पूछ रहा है और एक बच्चा उसके अंदर हर तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, बेशक से वो क्वेश्चन हो भी ना, तो दैट इज़ अ बिहेवियर ट्रेट ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। फिर नेक्स्ट है इसका फोर्थ पॉइंट बिहेवियर, एक्शंस या रूटीन। अब हम बच्चों के एक्शंस या रूटीन को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे फिजिकल कुछ ऐसी मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें रिपीटेटिव ली शो करते रहते हैं, जैसे रॉकिंग देयर बॉडी, फ्लैपिंग देयर हैंड्स व्हेन एक्साइटेड और स्पिनिंग इन सर्कल्स। कुछ बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती है, जैसे गोल गोल लट्टू की तरह घूम रहे हैं या बार बार अपने हाथों से तालियां बजा रहे हैं छोटी छोटी बात पे। ठीक है, अपनी बॉडी को बार बार मूव कर रहे हैं, लेग्स को बार बार शेक कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी हों, बट एक चेकलिस्ट अगर हम देखें तो अगर उनमें सारे ट्रेड्स टिक ऑन हो रहे हैं या मैक्सिमम टिक ऑन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बच्चा ऑटिस्टिक है। एंड इंटेंस इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, ये बहुत ही स्ट्रेंज ही बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके अंदर बच्चा ना एक चीज़ से स्टिक हो जाता है, उसको ना वो चीज़ वैसे ही पसंद है। मतलब अगर बच्चे की कोई फेवरेट टी शर्ट है तो उसको आप उसको उस टी शर्ट को रोज़ पहनाओ, अगर उसको दूसरी तुमने टी शर्ट ला के दे दी ना तो वो पहनेगा ही नहीं। अगर उसका कोई क्लासरूम के अंदर सिटिंग डेस्क है, वो उधर बैठता है और तुमने उसकी सीट चेंज कर दी तो उसको बिल्कुल ही बात पसंद नहीं आई, उसको सेम प्लेस चाहिए अपनी, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे चेंज के लिए थोड़े रेजिस्टेंट रहते हैं, पैनिक कर जाते हैं, उनके अंदर सडन से आउटबर्स्ट होता है इमोशंस का। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरीज एंड देयर रेलेवेंस इन क्लासरूम। न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरीज क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? न्यूरो का मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, कॉग्निटिव हमने पढ़ाई है माइंड से अगेन। सो हमारे माइंड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और क्या उनका क्लासरूम में रेलेवेंस है। तो यहाँ पर हम 3 साइकोलॉजिकल थ्योरीज देखेंगे जो एक्सप्लेन करती हैं कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है और टीचर्स को उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ माइंड या माइंड ब्लाइंडनेस। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टूडेंट है वो स्ट्रगल करता है ये समझने में कि जो दूसरे लोग हैं उनका उस बच्चे से अलग नज़रिया हो सकता है किसी चीज़ को देखने का, अलग फीलिंग्स हो सकती है, अलग उनके मोटिव्स हो सकते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। बच्चा इस चीज़ को समझने को ही तैयार नहीं होता, उसे ये लगता है कि जैसा वो है, जो उसे पता है, जो वो चाहता है वही और बच्चे चाहते हैं। तो इसके अंदर आपकी क्लासरूम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपको यूज़ करनी है सोशल स्टोरीज़ जिसमें दूसरों की इमोशंस की, दूसरों की थिंकिंग की, दूसरों की फीलिंग्स की बात हो रही है। आप सिंपल शॉर्ट टेक्स्ट एंड पिक्चर बेस्ड बुकलेट्स बच्चों के सामने रोज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन माय क्लासमेट इज़ क्राइंग इट मीन्स कि वो सैड है और मुझे टीचर को बताना चाहिए कि वो टीचर उससे जाके बात करे। इससे क्या होगा, बच्चे का ये माइंडसेट ख़त्म होगा कि अगर वो खुश है तो बाकी स्टूडेंट्स भी खुश हैं। तो ये होती है थ्योरी ऑफ माइंड और टीचर की ये स्ट्रैटेजी इसके साथ रह सकती है। नेक्स्ट आती है एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे का जो ब्रेन का कंट्रोल है वो स्ट्रगल करता है चीज़ों को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, टाइम का ध्यान रखने में कि हाँ टाइम है, मुझे इतना इतना टाइम बचा है, इसमें काम कंप्लीट करना है, या उसे अगर अपना फोकस स्विच करना है एक टास्क से दूसरे टास्क में तो प्रॉब्लम आती है। तो ये है कि फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम है, इसलिए एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी इसका नाम है। और इसके अंदर क्लासरूम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि नेवर गिव लॉन्ग प्योरली वर्बल लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस। बच्चों को तुम्हें एक, मान लो तुम्हें कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी करा रहे हो और उसके अंदर 8 स्टेप्स बच्चों को करने हैं, पेपर फोल्डिंग के ही हैं, तो तुम वो 8 के 8 स्टेप बच्चों को एक बार में मत बताओ, वो इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइज करने में उसे प्रॉब्लम आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, एक स्टेप बताना है, बच्चे को करके दिखाना है और साथ साथ बच्चा भी उसे करे, तब तुम्हें आगे बढ़ना है। विजुअल शेड्यूल्स का यूज़ करना है जहाँ पर क्लियर पिक्चर्स की मदद से दिखाया जाए कि एक्टिविटीज़ किस ऑर्डर में हो रही हैं, कैसे हो रही हैं।
गिव अ स्टूडेंट अ पर्सनल विजुअल काउंटडाउन चेकलिस्ट सो दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट टास्क कम्स नेक्स्ट। तुम बच्चों को एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें तुमने टास्क लिख रखे हैं स्टेप बाय स्टेप, और जैसे बच्चा एक टास्क कंप्लीट कर ले वो उस टास्क के आगे टिक कर सकता है। इसलिए इस चीज़ से उसे फंक्शन करने में उसके ब्रेन को हेल्प होगी, वो चीज़ों को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकता है, प्लान कर सकता है और टाइम को भी ट्रैक कर सकता है। हमारी थर्ड थ्योरी आती है वीक सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो स्टूडेंट है उसका फोकस एंटायरली रहता है छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर, और इन चक्कर में वो क्या करता है, बिग जो उसकी लर्निंग है उसे मिस कर देता है। क्लासरूम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हमें यूज़ करना चाहिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग अ लॉन्ग चैप्टर टू रीड, ड्रॉ अ सेंट्रल बबल showing the main theme and connect the lines to the minor details so that the child physically sees how the parts relate to the whole story। अब बच्चा क्या कर रहा है, मान लो सिर्फ सेंस ऑर्गन्स पे फोकस कर रहा है, वो पढ़ाना हमें उससे सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो तुम क्या करो, सेंटर में बोर्ड के एक बॉडी की शेप ड्रॉ कर दो और फिर उसी से लेबल आउट करके दिखाओ कि हाँ ये हेड है, ये टोज़ है, ये लिप्स है, ये हैंड्स हैं, ये नीज़ हैं, ये टोज़ हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो एक मेन पिक्चर है उसकी माइंड में वो इमेज बन जाएगी और उससे एसोसिएटेड जो आइडियाज़ हैं वो उनको अच्छे से रिलेट कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक 3.4 जो कि है सेंसरी प्रोसेसिंग इन ऑटिज़म, कि सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन ऑटिस्टिक बच्चों को मिलती है वो उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो ये दो तरीके से होती है, या तो बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव शो कर सकता है या अंडर रिस्पॉन्सिवनेस शो कर सकता है। ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं सेंसरी इनपुट्स जैसे कि साउंड, साइट, स्मेल, टेक्सचर्स को अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। या तो वो ओवर स्टिमुलेटेड हो सकता है, ज़्यादा हाइपर है, या फिर वो अंडर स्टिमुलेटेड हो सकता है। तो इसमें दो केस मैंने आपको दिखाए हैं। फर्स्ट इज़ हाइपर रिएक्टिव, ओवर सेंसिटिव, जब उसका माइंड हो जाता है तो कैसा फील होता है उसे, जो साउंड्स है बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड लगती है, नॉर्मल लाइट्स उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग सी साउंड होती है, और लाउड स्कूल बेल जो है या फिर जो चेयर की घिसने की आवाज़ है उससे उसे फिज़िकली पेन होता है, इरिटेशन होती है, और ये ट्रिगर कर सकता है उसके अंदर सडन फीलिंग। इसे बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव या ओवर सेंसिटिव। टीचर क्या करेगा, इसके अंदर प्रोवाइड करेगा नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स उस सेटअप के अंदर, लो लिट सेंसरी कॉर्नर, ज़्यादा भड़कीली लाइटिंग ना हो जहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है। हाइपो रिएक्टिव के अंदर क्या है, जहाँ पर बच्चा अंडर सेंसिटिव है। व्हाट इट फील्स लाइक, उसका जो ब्रेन है डज नॉट फील सेंसरी सिग्नल्स इनफ। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है, अंडर सेंसिटिव है, तो वो जो सेंसरी सिग्नल्स हैं उन्हें फील ही नहीं कर पाएगा। उसे क्रेविंग होगी कि उसे कोई सिमुलेशन मिले, कॉजिंग देम टू जंप, रॉक, स्पिन, टैप थिंग्स लाउडली और ट्रैश इनटू वॉल्स जस्ट टू फील ग्राउंडेड। उन्हें क्योंकि स्टिमुलेशंस जो भी सिग्नल्स हैं सेंसरी ये फील ही नहीं हो रहे, तो बच्चे छटपटाते हैं, डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कुछ फील हो, इस तरीके का कोई सेंसरी इम्पल्स उन्हें अटैक करें इस वजह से। तो टीचर सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोवाइड करो उन्हें एक्टिव सिटिंग ऑप्शंस लाइक रिगल सीट कुशंस, हैवी लैप पैड्स और च्यूएबल सेंसरी टॉयज़ टू हेल्प देम स्टे फोकस्ड। हमें उनके फोकस पर ध्यान करना है, उनके अटेंशन पर ध्यान देना है, और उनकी सिटिंग्स अरेंजमेंट को थोड़ा हम ऑल्टर कर सकते हैं, और उनको सेंसरी टॉयज़ दे सकते हैं जो च्यूएबल होते हैं, ताकि अगर वो सेंसरी टॉय को च्यू करेंगे तो उनकी जो मसल्स है वो एक्टिवेट होगी, सेंस होगा उन्हें कुछ ना कुछ। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टाइल्स क्या होती है डिफरेंट एजेस में ऑटिस्टिक लर्नर्स की। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल एज और अडल्ट एंड वोकेशनल स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 ईयर्स, स्कूल एज आ जाता है 7 से 18 और अडल्टहुड एंड वोकेशनल में आता है 18+। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो फोकस होना चाहिए ऑन टीचिंग देम हाउ टू मेक रिक्वेस्ट यूजिंग फंक्शनल टूल्स लाइक पिक्चर्स, साइन लैंग्वेज, इनका वे कैसे यूज़ करके अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लेइंग नाइसली विद द अदर्स, कैसे दूसरों के साथ अच्छे से खेल सकते हैं, फ्रेंडशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, एंड फाइंडिंग वेज टू काम देयर बॉडी डाउन सेफली। और अगर वो कभी अनसेफ फील कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब फील करें, तो कैसे अपनी बॉडीज़ को काम डाउन कर सकते हैं। तो ये आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर।
फिर आता है स्कूल एज। स्कूल एज में एज आ जाती है 7 to 18, जिस पे फोकस होता है ऑन ब्रेकिंग द स्कूल वर्क इनटू सिंपल स्मॉल स्टेप बाय स्टेप टास्क में हमें स्कूल वर्क को ब्रेक करना होता है और बच्चों को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सिखानी होती है कि कैसे वो अपने टाइम के साथ अपने वर्क को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स का यूज़ करके उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पर हमें उन्हें गाइड करना होता है कि कैसे वो अपनी स्किल्स को अपने काम के साथ अलाइन कर सकते हैं, कैसे वो अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं, सोशल स्किल्स उनकी डेवलप होती है, सोशलाइजेशन भी यहाँ पर होता है स्कूल एज में। फिर आता है अडल्टहुड एंड वोकेशनल स्टेज, जिसके अंदर फोकस शिफ्ट हो जाता है एंटायरली टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लिविंग। बच्चा खुद से, हमारी जो अडल्टहुड एंड वोकेशनल स्टेज होती है दैट इज़ 18+, यहाँ पर फोकस शिफ्ट हो जाता है एंटायरली टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लिविंग। कैसे वो दूसरों पर डिपेंड ना रहकर खुद से टास्क को परफॉर्म करें, इंडिपेंडेंट बने। हमें उन्हें सिखाना होता है प्रैक्टिकल लाइफ के टास्क जैसे कि शॉपिंग, मैनेजिंग पर्सनल रूटीन्स और कैसे कैरी आउट करना होता है रिपीटेटिव वर्क प्लेस के टास्क को, क्योंकि जब वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो जो उनका काम होता है वो तो रिपीटेटिव नेचर का ही होता है। तो अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा होगा तो वो तो कभी जॉब ही नहीं कर पाएगा, तो हमें वहाँ पर ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये हैं डिफरेंट स्टेजेस और उनकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ऑटिस्टिक बच्चों को कैटर करने की। तो इसमें हमने कवर करा हमारी पूरी 3rd यूनिट जो थी इस पेपर 2 की। मैंने जितनी भी हेडिंग्स थी उनकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है, ब्रेक डाउन करके बता दिया है, की टर्म्स को विद एग्जाम्पल समझाया है। होपफुली आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू कमेंट करके बताना कि क्या आपके सजेशंस हैं। वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको अच्छी लगी, और अगर आपको आने वाली वीडियोस भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।